नमस्ते विनोद। अ, शुरू करना होगा तो आप बता देंगे, लिख देंगे, मैं शुरू कर लूँगा। अभी 3 लोग हैं। फ्रेम ठीक आ रहा है और आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? आवाज़ धीरे है? हेलो हेलो। मुझे लगता है जब बोलने लगूंगा तो आवाज़ तेज हो जाएगी। गुड इवनिंग अनुज, अंजू। नमस्ते साथियों। आज मुझे जो ऑनलाइन एजुकेशन का, खास करके यूजीसी का जो एक रिकमेंडेशन आया है, यूजीसी ने एक सलाह भेजी है पूरे देश के यूनिवर्सिटीज़ को, एग्जामिनेशन को लेके, कोर्सेज को लेके, एकेडमिक सेशन को लेके, और आगे आने वाले दिनों में जो एकेडमिक कैलेंडर होगा उस सब को लेके जो एक सलाह भेजी है। मुझे उस संदर्भ में ही आप लोगों से बात रखनी है। खासकर साथियों, एक बात का जोर दिया जा रहा है कि जिस तरह की ये महामारी है, कोरोना का की जो महामारी है, उस महामारी को किस रूप में, मतलब ये जो चुनौती है, ये चुनौती सिर्फ शिक्षा के जगत में नहीं है, ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। और जिस तरह से हमारी सरकार ने समय रहते जो तैयारी होनी चाहिए थी और जिस तरीके से उस हमारे सरकार का रवैया होना चाहिए था, वो कहीं न कहीं उसमें बहुत भारी चूक हुई है। और इतनी बड़ी चूक हुई है कि वो महत्वपूर्ण समय, जब पूरी दुनिया में इस दिसंबर से ही आप देखिए चीन में जो है वो घटनाएं शुरू हो गई थी, और जनवरी में तो आके महामारी घोषित कर दिया गया। WHO से तमाम जगह देशों को संदेश जाने लगे। उसके बावजूद हमारे देश में मार्च तक, यानी 2 महीने, जनवरी का अंत और फरवरी और मार्च का अंत, 20 तारीख के बाद से हमारे यहाँ सिचुएशन बदला। तो कुल मिला के कहने का आशय ये है कि ये जो तमाम स्थिति थी कि जहां वैश्विक महामारी का एक पूरा रूप दिखाई दे रहा था, उसमें जिस तरह की तैयारी हमारी होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं हुई। आज कल भी मैंने जब बात की तो पता ये चला डॉक्टर से कि 15 तारीख के आसपास, 20 तारीख तक भारतीय जो कंपनियां हैं जो टेस्ट के लिए किट्स बनाएंगी, उनका 15 तारीख तक उम्मीद है कि वो पहली खेप जो है वो ला सकेंगे। तो ये अगर हमारी तैयारी का आलम है तो इस चीज को समझना हमें पड़ेगा कि आखिर ये जो देशबंदी, लॉकडाउन जिसको कहा जा रहा है, देशबंदी हुई है, इसमें कितना भारी नुकसान देश को उठाना पड़ रहा है।
अगर भारी संख्या में टेस्टिंग हो और एक डिस्टेंस का मेंटेन किया जाए, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद करने का कोई मतलब नहीं। कई ऐसे देश हैं जहां पर कि उन्होंने इन चीजों का ख्याल रखते हुए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बंद नहीं किया, लेकिन चूंकि सारी समस्या जो है वो यहाँ पर आई हुई है कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में जा चुका है। तो इस कोरोना क्राइसिस ने, कोरोना के संक्रमण ने, इस वायरस के संक्रमण ने इस निजीकरण के जो नव उदारवादी नीति के जरिए जो विकास का एक मॉडल पेश किया था, आज उसी को चुनौती है। और वह चुनौती शिक्षा के क्षेत्र में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि महामारी ऐसी है जिसमें कि 100 में 1 लोगों की मृत्यु का दर है, ओल्ड एज पर ज्यादा खतरा है। लेकिन सबसे अहम क्या है कि इससे बचा जा सकता है। ये कोई ऐसा रोग नहीं है जिसमें मृत्यु जो है वो सुनिश्चित हो, लेकिन उसके लिए जो चाहिए, जो जरूरत है, वो क्या जरूरत है कि मास स्केल पर लोगों की जांच हो और जो उससे प्रभावित हैं उनको आइसोलेट किया जाए अपने ही घरों के अंदर या सुरक्षित जगहों पर, और जिनकी बीमारी बढ़ जाए उनको हॉस्पिटलाइज करने की सुविधा हो, वेंटिलेटर्स की सुविधा हो। हमारे यहाँ पूरे की पूरी जो व्यवस्था है, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, ये सब निजी हाथों में सौंप दिया गया है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुनाफाखोरी का ही एक जरिया रह गया है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास आज कोई और दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, जब तक कि मास स्केल पर टेस्टिंग हो और उनको उनके इलाज की सुविधा हो, तब तक लॉकडाउन करके इस संक्रमण की गति को थोड़ा धीमा किया जा सके। इससे ज्यादा और इनके पास, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जिस दिन संक्रमण शुरू, लॉकडाउन हुआ था, उस दिन 50 और के आसपास रोगी थे और आज जो है वो 30,000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। तो जबकि टेस्ट हुआ ही नहीं है, अगर वो संख्या देखें तो वो लाखों में हो सकता है, जिसका अभी भी कहना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन जो है छोड़ के सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। अब इस विकल्प में जो तैयारी भी होनी चाहिए थी वो भी तैयारी दिखाई नहीं दे रही है कि लॉकडाउन का आपने 50 दिन करीब करीब अब पहुंच रहा है और फिर आपने जो है आगे बढ़ा ही दिया है। तो उस बीच में तैयारी क्या हो रही है कि इन संस्थानों को खोला जा सके, फिर से खोला जा सके। क्या जब तक आप उन संस्थानों को, उन गतिविधियों को जारी नहीं रखेंगे तो क्या ये सिस्टम चल सकता है? और कब तक, आखिर कब तक? ये एक सवाल हर छात्र के, हर शिक्षक के, हर नागरिक के अंदर पैदा हो रहा है कि कब तक ये फैक्ट्री बंद रहेगी, कब तक जो है वो बाजार बंद रहेंगे, कब तक जो है खेती का जो सामान है, जो अनाज है, वो मंडियों में पहुंचेगा, और कब तक जो है वो जो सिस्टम है वो अपना काम करने लगेगा। क्योंकि कोरोना वायरस का जो सॉल्यूशन है वो अब जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता, जब तक मेडिसिन नहीं आ जाता, तब तक जो है इस संकट का कोई निदान नहीं है। निदान एक ही चीज है कि उसको कैसे जो है मिनिमाइज किया जा सके, जो मास टेस्टिंग और मास जो हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है उसके जरिए किया जा सके और उसको आइसोलेट किया जा सके और सुरक्षा रखी जा सके। तो ऐसे हमारी जो समझ है इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट है कि ये जो सरकार फौरी तौर पर जो सॉल्यूशन लेके आ रही है, जो आज कुछ होता है कल कुछ और बदल जा रहा है, एक नोटिफिकेशन हो रहा है और फिर कुछ और नोटिफिकेशन आ जा रहा है, औचक
बंदी कर दी जा रही है, इसमें कोई योजना दिखाई नहीं दे रही है। अब आप देखें कि अचानक में आपने कह दिया, यूजीसी ने कह दिया कि हाँ ऑनलाइन जो है एजुकेशन जो है स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। अब आप बता सकते हैं कि क्या ये स्थिति हमारे देश की है कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव ऑनलाइन हो चुका है? क्या इतनी तरक्की होने की स्थिति हो गई है? मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं कि जैसे ही आई बात कि हमें जो है ऑनलाइन करना है, मेरे घर में 3 हम लोग सदस्य हैं। मेरी पत्नी स्कूल में पढ़ाती हैं, बच्चा स्कूल में पढ़ता है और मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं। अब स्थिति यह है कि एक घर में 3 इंस्ट्रूमेंट चाहिए। 3 इंस्ट्रूमेंट कम से कम हो अगर किसी घर में, तभी आप जो है तीनों लोग जो है ऑनलाइन हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे की भी पढ़ाई हो रही है, मम्मी भी लगी हुई है और पिताजी भी लगे हुए हैं। सिचुएशन ये है कि कितने घरों में 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, इतने इंस्ट्रूमेंट हैं भी कि नहीं है कि आप उनका सहारा लेकर आप ऑनलाइन एजुकेशन को चला सकते हैं। दूसरी स्थिति है, आप लोग सब लोग फेस कर रहे होंगे, मैं भी फेस कर रहा हूं, कि सभी घरों में बंद हैं और घरों में बंद होने के बाद एक दूसरे से कितना हम लोग कितनी बात कर सकते हैं, और सब लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट में घुसे हुए हैं। या तो ऑनलाइन क्लास है, और जिनकी ऑनलाइन क्लास नहीं है वो टिकटॉक हैं, टिकटॉक नहीं तो फेसबुक है, फेसबुक नहीं तो यूट्यूब है, यूट्यूब नहीं नेटफ्लिक्स है। यानी सोशल मीडिया, इसके जरिए लोग जो है वो लगातार लगे हुए हैं, और इस सब का परिणाम ये है कि नेटवर्क जो है उसकी स्थिति ही खराब है। जहां है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जहां इंस्ट्रूमेंट भी है, जहां नेटवर्क भी है, वहां स्थिति यह है कि उसका स्पीड ही इतना स्लो है कि वो कहना मुश्किल है। देखिए साथी, एक चीज मैं यहां पर बात रखना चाहता हूं। एक चीज है टेक्नोलॉजी। मैं किसी भी टेक्नोलॉजी को इस रूप में नहीं मानता हूं कि उस टेक्नोलॉजी, नई जो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसका इस्तेमाल हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कर सकते हैं और उससे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले याद कीजिए, मतलब ब्लैक बोर्ड होता था और टीचर होते थे। जब ब्लैक बोर्ड के बाद कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद जो है जिस तरह से आप कंप्यूटर के जरिए उन जो हमारे क्लासरूम टीचिंग है उसको मजबूत कर सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं। वहां ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल करते हुए आप और रोचक बना सकते हैं। ये बात तो बहुत स्पष्ट समझी जा सकती है। वहां आप इंटरनेट के जरिए भी कई सारे जो यूज ऑनलाइन वहीं पर यूज करते हुए क्लासरूम टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और बनाते हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो दो रवैया इस नोटिफिकेशन में साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक रवैया तो ये दिखाई दे रहा है जहां पर कि ऑनलाइन टीचिंग को एक ऑप्शन के तौर पर, ऑल्टरनेट के तौर पर बताया जा रहा है, और दूसरा इस ऑनलाइन को एक फ्यूचर का कंपल्सरी फॉर्म, यानी उसको जहां कहा जा रहा है कि 25% कोर्स जो है वो आपको ऑनलाइन करवाने होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उस दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां कि जो क्लासरूम टीचिंग है उसके एक ऑल्टरनेट के तौर पर, कंपल्सरी ऑल्टरनेट के तौर पर आप फ्यूचर का प्लान इसमें निहित है। ये एक स्थिति है कि जहां आप अभी एक संकटग्रस्त स्थिति में जहां स्टूडेंट्स को इंगेज करने की जहां तक बात है, वो इंगेजमेंट तो फिर भी एक बात समझ में आती है, वो एक मजबूरी की भी स्थिति समझ में आती है, लेकिन उसको आप एजुकेशन का एक फ्यूचर
प्लान बनाना, ये बिल्कुल दूसरी स्थिति है। और यहीं से हमें न सिर्फ इंटेंशन बल्कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को, जो एजुकेशन पॉलिसी भी है, जो उनका इकोनॉमी पॉलिसी भी है, इन दोनों को समझने की जरूरत है साथियों। मैं एजुकेशन के साथ साथ ही दूसरे संदर्भों को भी रखना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, कौन है यहाँ स्टूडेंट, ज्यादातर हैं जो बाहर से आए हुए स्टूडेंट हैं। होली की छुट्टी में सब गए हुए थे, मिड सेमेस्टर ब्रेक था जब वो अपने अपने घर गए हुए थे। कोई कश्मीर में है जहाँ इंटरनेट ही नहीं है, कोई जो है गांव में बिहार के किसी सुदूर गांव में है, हरियाणा के किसी सुदूर गांव में है। और क्या उन बच्चों का अभी ऑनलाइन ये करते हुए, एजुकेशन का ऑल्टरनेट देते हुए, आप उसको पूरी तरह से एग्जाम में लाने की कोशिश कर रहे हैं? आपने शेड्यूल निकाल दिया है, एग्जामिनेशन का शेड्यूल निकाल दिया है। तो उस एग्जामिनेशन के शेड्यूल को अगर हम देखें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपने जो क्लासरूम टीचिंग का एक सिचुएशन था उसको खत्म करके आप उधर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। और वो बच्चे जो ऑनलाइन नहीं हैं, क्या आप उसको कोई मौका नहीं देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि डाइवर्सिटी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे स्टूडेंट जगहों पर भी अगर है, तो हरियाणा में तो और भी जो तमाम स्टेट्स यूनिवर्सिटी है उनकी तो और भी हालत खराब है, जहां वो वेल इक्विप्ड ही नहीं है। जो ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो है उनके पास अपना पोर्टल नहीं है, जिनके पास अपना नेटवर्किंग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन को ऑल इंडिया जो विकल्प बनाने की कोशिश है, इसका अर्थ समझने की जरूरत है। और वहीं पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें बहुत साफ साफ कहा जा रहा है कि सबके लिए एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन जो है वो जरूरी नहीं है। क्लासरूम जो टीचिंग है वो वही लोग करेंगे जिनको यानी उसमें बेसिक जो पहलू मैं बताऊं, अभी तक एजुकेशन ट्रेड नहीं था पहले, लेकिन हम जानते हैं कि इधर लगातार जो है WTO और गेट्स के दबाव में, जो नव उदारवादी नीति के दबाव में लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इस जो एजुकेशन सेक्टर है उसको भी ट्रेड और कॉमर्स के जरिए में लाया जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह भी वैसी ही गतिविधि है जैसी गतिविधि टेलीफोन कंपनी का है या वॉशिंग मशीन बनाने की कंपनी जैसे वो ट्रेड है, वैसे ही एजुकेशन भी ट्रेड है। अगर एजुकेशन ट्रेड है तो फिर टीचर कौन है? टीचर फैसिलिटेटर है, और स्टूडेंट कौन है? वो कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर और जो फैसिलिटेटर के साथ एक और उसका मालिक है, जो पहले स्टेट होता था, नेशन होता था। अब वहां पर वो मालिक जो है कोई बड़ा व्यापारी है, बनिया है, एक कंपनी है जो मुनाफा कमाने के लिए इस सिस्टम को चलाए। यानी राष्ट्र की जो जिम्मेदारी थी कि वो उच्च शिक्षा के जरिए जो राष्ट्र के निर्माण के लिए जिन योग्यताओं की जरूरत है, जिस तरह के श्रम की जरूरत है, उसको तैयार करना राष्ट्र निर्माण के लिए, वो भूमिका अब कहां जा रही है? चूंकि अब वो ट्रेड है, तो ट्रेड मतलब है मुनाफाखोरी। मुनाफा को बनाने का ये जरिया अगर एजुकेशन है, तो स्वाभाविक तौर पर जो कंपनियां हैं वो तभी मुनाफा कमा पाएंगी जब लागत कम से कम हो। यानी इस शिक्षा देने की प्रक्रिया में जो लागत है वो कम हो, और जो बेचा जाए
यानी जो कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, यानी स्टूडेंट्स हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जा सके। और उसका तरीका क्या है? उसी का तरीका है मूक, उसी का तरीका है ऑनलाइन एजुकेशन, जिसमें आप पोर्टल के जरिए आप रिकॉर्डिंग करके, एक राजीव कुमार टीचर है तो वो एक वीडियो बना देंगे, उस 1 घंटे का वीडियो का उनको 25,000 देते हैं तो भी लगेगा कि अरे वाह 1 घंटे में 25,000। लेकिन अब वो 25,000 एक बार पे करके अब उसको उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटियों के लिए मुहैया करा दिया। अब उनका कॉस्ट जो है, अगर एक टीचर रख रहे हैं तो उस टीचर की का जो कॉस्ट है वो हर महीने रेकरिंग कॉस्ट है, जो हर महीने उसको देना पड़ेगा। उसके अलावा उनके तरह तरह के अलाउंस होंगे जो श्रम के, और उसका विकल्प क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन की आपने उसको कर लिया और आप उसी के जरिए। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको वो सारे पैसे देने होंगे जो उस टीचर पर खर्च हो रहा है। तो दो तरह के इंस्टीट्यूशन बनने की प्रक्रिया, एक जो पैसा वाले लोग हैं उनके लिए एक तरह का, और एक जो पैसा नहीं दे सकते हैं, लोन नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन। और आप देखेंगे कि ये प्रक्रिया जो है बहुत ही सिस्टमेटिकली उधर ले जा रहा है, जहां पूरे हायर एजुकेशन को कमर्शलाइज करने का बनाया जा रहा है, और उसी का नाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। और उस पॉलिसी में ये निहित है। हाँ, अभी क्या है कि क्राइसिस के समय में, देखिए साथियों एक चीज बहुत साफ है, क्राइसिस के समय में ही, संकट के समय में ही सरकार की नीति और नीयत को पहचाना जा सकता है। नॉट ओनली सरकार, आप घर में भी हम जानते हैं कि अड़ोस पड़ोस में भी दोस्तों की पहचान भी संकट के ही समय में होती है। तो सरकार की भी जो नीति है और उसकी जो नीयत है, उसकी पहचान संकट के समय में ही हो सकती है। और आज कोरोना के संकट, कोरोना वायरस के संकट के समय में यह दिखाई दे रहा है कि इसका भी इस्तेमाल यह सरकार जो है वो अपने आकाओं यानी पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए करने की कोशिश कर रही है। और उसी का नमूना है ये ऑनलाइन एजुकेशन। उसी का नमूना है कि इसी बहाने से 25% जो कंपलसरी करने का जो तरीका अपनाया जा रहा है, कि इसके ही सहारे आप उधर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ पूरे सिस्टम को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कि एजुकेशन उन्हीं लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए रह जाएगा जो उस सुविधा से सुविधा को एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो एक संदर्भ इससे जुड़ा हुआ है कि आप देखिए अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की भी बात हो रही है। इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मतलब क्या, मतलब क्या है, एक जिसको मैं संक्षेप में थोड़ा विश्लेषण करके बताना चाहूंगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो बहुविकल्पी प्रश्न है, दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक होता है विश्लेषणात्मक प्रश्न होता है, जिसके जरिए आप छात्रों से आलोचनात्मक विवेक, जो उनकी वैज्ञानिक उनका नजरिया होता है, उनका विश्लेषण का नजरिया होता है, उनकी पूरी जो थिंकिंग होती है, सोच होती है, उन तमाम संदर्भों को विश्लेषण के द्वारा आप जानना चाहते हैं कि जिससे उनका मूल्यांकन आप कर सकें कि इसमें वो आलोचनात्मक विवेक है या नहीं है, विश्लेषण की क्षमता है या नहीं है। दूसरा जो है वो बहुविकल्पी सवाल होते हैं कि एक पर टिक लगाना। और ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सारा सिस्टम शुरू हो रहा है, उसमें खतरा इसी तरफ दिखाई दे रहा है, जहां उस विश्लेषणात्मक क्षमता को कहीं ना कहीं आलोचनात्मक क्षमता को की जांच के बजाय एक सिर्फ उत्तर लिखने का जो की प्रक्रिया है, जिसमें भाषा ज्ञान का कोई मतलब ना हो, इत्यादि इत्यादि। मैं जो कर रहा हूं शायद आप लोग संक्षेप में उसको बहुत विस्तार देने का यहाँ वक्त नहीं है, लेकिन ये जो बहुविकल्पी प्रश्न बनाम आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक प्रश्न का जो संदर्भ है,
वो ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम, इन दोनों में ये दिखाई देता है। आप देखें कि यहाँ तक कि प्रोफेसरों के परीक्षा, प्रोफेसरों की जो जांच होती है, मतलब कि वो योग्य हैं या योग्यता के लिए जो परीक्षा होती है, नेट जिसको कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब वो भी एक तरह से वो ऑनलाइन की प्रक्रिया में, एक तरह से क्या ऑनलाइन ही हो गया है, और वो बहुविकल्पी प्रश्न, सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न हो गए हैं, और जिसको कि आप, तो ये स्थिति हम किधर ले जा रहे हैं, हम सारा सिस्टम हम किधर ले जा रहे हैं? वो सिस्टम हम ले जा रहे हैं जहां आलोचनात्मक विवेक की जरूरत ही नहीं हो। ये जो पूंजीवाद है, अब आपको इसके राजनीतिक अर्थशास्त्र को और राजनीतिक निहितार्थ को भी समझना बहुत जरूरी है कि ये जो सिस्टम है, ये जो पूंजीवादी सिस्टम है, ये ताली थाली और दिया जलाने का सिस्टम बनाना चाहता है, जिसमें एक फरमान आए और उस फरमान को का पालन कर देना, ये राष्ट्रभक्ति कहलाती है। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो राष्ट्र का जो निर्माण हुआ, जो साम्राज्यवाद के विरोध में, इसी मुनाफाखोरी की जो नीति थी, साम्राज्यवादी नीति थी, उसके विरोध में जो भारतीयता का एक कॉन्सेप्ट बना था, राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट बना था, उस राष्ट्रवाद के जरिए, उस राष्ट्रीयता की भावना के जरिए शिक्षा की नीति बनी थी कि कौन सी शिक्षा हम चाहते हैं, किस तरह की शिक्षा चाहते हैं, हम कैसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। उस राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में ही भारत एक नॉलेज इकोनॉमी की भी, जिसको हम कहते हैं, उसमें भी वो श्रेष्ठता हासिल किया। आज उस नॉलेज इकोनॉमी को, उस ज्ञान की जो संपदा थी, जो राष्ट्र के निर्माण से शुरू हुई, और उस ज्ञान की संपदा को भी आज जो है उस ताली थाली और दिए में, इस क्राइसिस के दौर में समेट लेने का और पूंजीवाद के हित में ले जाने का जो विकल्प चुन रही है, उस सच्चाई को समझने की भी जरूरत है। साथियों, एक बात बहुत साफ है, इकोनॉमिक क्राइसिस पहले ही से चल रहा था, नई शिक्षा नीति भी पहले ही से लागू होने की कोशिश हो रही थी। ये कोई नई बात नहीं है, ये स्थिति चल रही थी। भयानक आर्थिक मंदी के दौर में चल रहा था। और आर्थिक मंदी का मतलब क्या होता है? आर्थिक मंदी का मतलब, जो बहुत संक्षेप में अगर मैं कहूं, तो आर्थिक मंदी का मतलब है कि लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं, वो खरीद नहीं सकता। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके श्रम की कीमत को इतना कम कर दिया गया है, उसके मेहनताने को इतना कम कर दिया गया है, उसके जो संगठित होने की क्षमता को इस तरह से तोड़ दिया गया है, पहचान की राजनीति के जरिए तोड़ दिया गया है, जाति में, धर्म में, लिंग में, इतनी भाषा के आधार पर, कि आज वो संगठित वर्गीय एकता के साथ इस पूंजीवादी हमले का, साम्राज्यवादी पूंजी के हमले का मुकाबला न कर सके। और वो इतना कमजोर है कि वो अपने ही हित की बात सिर्फ सोच रहा है, अपनी ही मुक्ति की बात सोच रहा है। तो जहां वो इतना कमजोर हो चुका है कि उसके श्रम का फायदा लगातार जो है ये पूंजीपति उठा रहे हैं, जो मुट्ठी भर पूंजीपति हैं, और उनकी आमदनी जो है वो राष्ट्रीय संसाधनों का जो है 70% से भी, जो 1% लोग हैं उनका जो संसाधन है वो 70% है। तो जहां इतना अनइवन मामला हो, तो लोगों की खरीद क्षमता इतनी कम हो गई है कि वो खरीद नहीं सकते। जब खरीद नहीं सकेंगे तो बिकेगा क्या? जब बिकेगा नहीं तो बनेगा क्यों? और जब बनेगा नहीं, उत्पादन नहीं होगा, तो फिर नौकरी कहां से मिलेगी? तो इसका असर तो फिर वही है कि जो इनकम है उसके और कम होने में होगा, और कम होने में होगा तो नौकरियां और खत्म होंगी और कम होंगी। तो ऐसी स्थिति में जहां सरकार की नीति यह होनी चाहिए कि वो सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं उसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, उसमें अपना
सरकार जो है वो अपना पैसा लगाए। मनरेगा से, नरेगा से एक थोड़ी हरियाली आई थी जो यूपीए 1 के दौर में, और थोड़े से इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्टअप हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से यूपीए 2 में कांग्रेस के समय से ही वही नीति लागू की जाने लगी। और यहां तक आते आते हम देखते हैं कि एनडीए की जो अभी भाजपा की मोदी सरकार जो आई, चाहे 1 हो या 2 हो, और एग्रेसिव तरीके से उसने इसको लागू किया है। और वो जियो यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहा है। उस जियो यूनिवर्सिटी के बनने से पहले ही उसको 10,000 करोड़ जो है वो दिया जा रहा है, एक्सेलेंस का खिताब दिया जा रहा है। ये है इनकी शिक्षा नीति कि पूंजीपतियों को किस तरह से इस जहां मंदी का दौर है, उस मंदी के दौर में भी सरकार जो इन्वेस्ट कर रही है वो किस में कर रही है, वो उन पूंजीपतियों के मुनाफे में जो कमी आ रही है उसको पूरा करने में। आज जहां संकटग्रस्त देश है वहां अंबानी एशिया के सबसे बड़े अमीर बन रहे हैं। ये है कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, कि जहां संकट आ रहा है, संकट की घड़ी में जो पूंजीपति है वो और खड़गपति हो रहे हैं, एशिया के सबसे बड़े पैसे वाले हो गए। तो ये कहां से आ रहा है? ये सरकार की नीति से आ रहा है। सरकार की नीति को जब तक ये बदलेंगे नहीं, जब तक आप वेल्थ पर, ये जो धन है, संपत्ति है, संपत्ति पर कर नहीं लगाएंगे, जब तक कॉर्पोरेट टैक्स को आप नहीं बढ़ाएंगे, और उन कॉर्पोरेट टैक्स से जो संपत्ति का टैक्स है और जो बड़े बड़े आय वाले लोग हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाना है, व्यवसायियों पर जो टैक्स लगाना है, उन टैक्सों के जरिए आप जो धन आए उसका इन्वेस्टमेंट सार्वजनिक उपक्रमों को आगे बढ़ाने में, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो। और आप उल्टा क्या कर रहे हैं, यहां शिक्षा में जो निवेश है, जो लोगों को नौकरी है, उसको भी आप ऑनलाइन के जरिए खत्म करना चाहते हैं और स्टूडेंट से जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं। तो ये स्थिति जो है, ये आपकी जो नीति है और वो नियत है, ये दोनों जो है इस संकट के घड़ी में बहुत बहुत साफ उभर कर सामने आ रही है। और इस संकट का अब सवाल वही है कि संकट को तो हम पहचान लिए, इस संकट से लड़ा कैसे जाए, इससे मुकाबला कैसे किया जाए। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आज हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम अगर इधर उधर कुछ किसी को ढूंढ रहे हैं कि कोई और जो है हमारी लड़ाई लड़ेगा, तो ये सबसे बड़ा भोलापन होगा। कोई लड़ने के लिए तब तक आने की स्थिति नहीं है जब तक कि हम संगठित ना हो। और आज जब इस क्राइसिस के दौर में हर कोई संकटग्रस्त है और ये खत्म नहीं होने वाला है, ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ये नहीं है कि ये 2 दिन का मामला है, 4 दिन का मामला है, ये संकट अभी आगे बढ़ना है। और संकट क्यों बढ़ना है? क्योंकि पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है, इकोनॉमी का जो पूरा सप्लाई चेन है, वो ब्रेक हो चुका है। और उसको स्टेब्लिश होने में कितना वक्त लगेगा ये हम सबको अभी अंदाज भी नहीं है। आप याद कीजिए नोटबंदी का, उस दौर में क्या स्थिति हुई थी, कितनी इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका लगा था। और ये तो ऐसा झटका है जो वैश्विक झटका है। तो इस झटके को, जो एक आर्थिक संकट चला आ रहा था, उसमें इस संकट के और जुड़ने से जो एक बड़ा झटका लगना है, उस झटके में एजुकेशन सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर को तहस नहस पहले ही किया जा चुका है। राज्यों में अधिकांश यूनिवर्सिटीज जो है उनकी हालत खराब है, अधिकांश कॉलेजों की स्थिति बहुत खराब है, जहां न्यूनतम मुश्किल से 2-4 प्रोफेसर बचे हुए हैं। ज्यादातर स्थिति क्या हो रही है कि एडमिशन हो रहा है और एग्जामिनेशन हो रहा है, एडमिशन हो रहा है और एग्जामिनेशन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक जो क्वालिटी एजुकेशन का जो डिमांड है, और उसको किस रूप में रखना है, राष्ट्र निर्माण के लिए। हम जो है असली राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं। राष्ट्र का मतलब अंबानी अडानी नहीं है कि उसके निर्माण के लिए जो है सरकार इन्वेस्ट कर रही है।
हम राष्ट्र निर्माण का मतलब यह है कि सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था अगर मजबूत नहीं होगी, आलोचनात्मक विवेक अगर मजबूत नहीं होगा, तो उसका असर क्या होगा कि कोरोना के संकट के घड़ी में जो डॉक्टर लगातार अपने मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं, वो जब अपने मोहल्ले में आएंगे तो उनको भी पीटा जाएगा, उनको भी घसीटा जाएगा। और एक डॉक्टर की अगर मौत होगी तो उस मौत के बाद उस डॉक्टर के शव को दफनाने का अगर कोशिश होगा तो पूरा वो समाज जो है वो भीड़ में बदल जाएगा। और वो उस साधु और अखलाक में भी फर्क नहीं करेगा कि कौन हिंदू है और कौन साधु है और कौन मुसलमान है। तो ये जो जब तक हम उस आलोचनात्मक विवेक और वैज्ञानिक सोच जो शिक्षा के जरिए ही संभव है उसको तैयार नहीं करेंगे, तो ये जो फांसीवादी ताकतें हैं इनका रवैया यही है कि वे दुश्मनों की, फर्जी दुश्मनों की का निर्माण करेंगे। कभी वो फर्जी दुश्मन के तौर पर जो है वो मुसलमान आ जाएगा, तबलीगी जमात आ जाएगा, कभी वो चीन आ जाएगा, कभी वही जो है अपने ही मोहल्ले का कोई बीमार आदमी आ जाएगा, कोई बीमार डॉक्टर आ जाएगा, इलाज करता हुआ डॉक्टर आ जाएगा। और इन सब में जो असली संकट है कि कैसे हम वैज्ञानिक तरीके से इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं और उसमें सरकार की नाकामी क्या है इसको पहचान सकते हैं, उस पर दबाव बना सकते हैं, ये सब सारी बातें पीछे छूट जाएंगी। मुझे लगता है कि यही एक वजह है जो कोरोना संकट के टाइम में बहुत साफ साफ जो है ये नव उदारवादी नीति का जो गुजरात मॉडल था वो पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और विकल्प के तौर पर जो केरल मॉडल है वो आज पूरी दुनिया उसको एप्रिशिएट कर रही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ एक ही चीज है और वो है कि सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जो राशन प्रणाली का जो यूनिवर्सलाइज्ड फॉर्म है वो इतना मजबूत रहा वो विकल्प, जिसकी वजह से केरल उसका मुकाबला कर सका। लेकिन गुजरात उस पूरी जो पूरा विकास मॉडल है वो निजीकरण, नव उदारीकरण, मुनाफाखोरी का जो अंबानी अडानी मॉडल था वो जैसे ही ये संकट आया उस संकट में बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार वहां संख्या बढ़ती जा रही है, मजदूरों का विरोध बढ़ता जा रहा है। और आज स्थिति तो ये हो रही है कि जहां मजबूरन मजदूरों को जो है भेजना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो मजदूर आज रेलवे के जरिए या पैदल तो गए ही, कितने मरे उसमें, और आज रेलवे के जरिए जो भेजने की कोशिश हो रही है, तो ये कितना बड़ा संकट आगे आने वाले दिनों में होगा ये हमें समझने की जरूरत है। जहां गांव पहले ही से ओवरफ्लो किया हुआ है, जहां पर वहां मजदूरों की स्थिति, वहां जो वर्किंग खेत मजदूर हैं उनकी ही स्थिति बहुत खराब है, किसानों की स्थिति खराब है। ऐसे में जो इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर भी वहां जब जाएंगे वहां दबाव बढ़ेगा तो वहां क्या विकल्प होगा, ये सारी बातें अभी चिंता की हैं। और एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, हमें जब समस्या को देखना होगा तो इस ऑनलाइन के जरिए, ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है उसके जरिए इस पूरे नीति को समझना बहुत जरूरी है। और एक का दुख को दूसरे दुख से जोड़ना बहुत जरूरी है। ये जो दर्द का रिश्ता है वो बनाना बहुत जरूरी है। ये दर्द का रिश्ता अगर हम अपने दर्द की बात सिर्फ हम अपने स्तर पर रखें, दूसरा का दर्द दूसरा जाने, यानी हर का अपना अपना दर्द है और अपने अपने मुक्ति के रास्ते हैं, यही नव उदारवादी नीति सिखाता है, वो बताता है। आज जरूरत उसके विकल्प की है कि जब हम शारीरिक दूरी बनाते हुए जो सामाजिक सहयोग है उसको कैसे लाएं, दर्द के रिश्ते को कैसे जोड़ें। एक छात्र कैसे किसान से जुड़ा हुआ है, खेत मजदूर से जुड़ा हुआ है, प्रवासी मजदूर से जुड़ा हुआ है, उसके दुख दर्द से जुड़ा हुआ है, ये हमने देखा। एसएफआई ने जिस तरीके से दिल्ली में
हो, या केरल में हो, या और हरियाणा में और तमाम जगहों पर वो सब सारे दृश्य आए हैं जहां उन्होंने प्रवासी मजदूरों के खाने पीने से लेके उनके जीवन रक्षा से अपने आप को जोड़ा और उन्होंने उनकी मदद की। ये दिखाता है कि दर्द का रिश्ता कैसे हम क्राइसिस के ही समय में हम दर्द का रिश्ता समाज से जोड़ पाते हैं। जब हम दूसरे के दर्द को समझेंगे तो दूसरा भी हमारे दर्द को समझेगा। तो अगर शिक्षा का क्राइसिस है तो वो किसान के क्राइसिस से भी जुड़ना चाहिए, वो समाज के क्राइसिस से भी जुड़ना चाहिए, तभी समाज और शिक्षा सब एक साथ खड़े होंगे और इस नीति का विकल्प जो है वो हम पेश कर सकेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर आके मुझे अपनी बात को ख़त्म करना चाहिए, और अगर कोई सवाल है तो वो सवाल मैं के उत्तर में देना चाहूँगा। बिल्कुल, एसेंशियली पेंडेमिक बीइंग यूज्ड एज ए कवर फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल कॉमरेड, मैंने ये बात अपने वक्तव्य में रख दी है। किसी संकट का सहारा लेके शिक्षा के निजीकरण और व्यावसायीकरण की कोशिश को तेज किया जा रहा है। और कोई सवाल हो साथियों तो आप लिख सकते हैं। जूम से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, गांव में नेटवर्क की दिक्कत। बिल्कुल साथी, अभी हम लोग जब आपसे जुड़े उससे ठीक पहले जूम पर ही हमारी एक अन्वेषण की मीटिंग चल रही थी, जिसमें कि इसी ऑनलाइन एजुकेशन की जो समस्या है उस पर बातचीत हो रही थी। और मज़ेदार है कि जो बोल रहे थे उसी का नेटवर्क चला गया। तो नेटवर्क की स्थिति दिल्ली में जब इतनी खराब है, और मैं शिक्षक के नाते इस समस्या को जानता हूँ। क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है उसमें दो तीन चीज़ों का बड़ा ही ख्याल रखना होता है कि शोर शराबा ना हो, डिस्टरबेंस ना हो किसी तरह की का। तो बाहर जो अगर कोई शोर शराबा हो रहा है तो आपके क्लासरूम तक में वो डिस्टरबेंस दिखाई देती है। और हम लोग तो आंखों में देख के पढ़ाने में विश्वास रखते हैं कि अभी भी मैं तो अपनी ही आंखों को देख रहा हूँ, अपने से ही मानो जैसे बात कर रहा हूँ। जब तक हम अपने विद्यार्थी, अपने छात्र की आंखों में नहीं देखेंगे, उसकी आंखों में उत्साह या उसकी आंखों में मतलब निराशा या न समझ पाने की जो कोशिश, वो जब तक आप नहीं देखते हैं तब तक आप अपने आर्गुमेंट को फिर नहीं दोहराते हैं, फिर उसे बार बार एक तरह से नहीं तो दूसरी तरह से, दूसरे नहीं तो तीसरी तरह से। ये जो क्लासरूम टीचिंग की क्वालिटी है, उसकी जो ज़रूरत है, वो ऑनलाइन में चाहे जूम हो चाहे कोई और ऐप हो, वो संभव ही नहीं है। आप जैसे सबका माइक ऑन करेंगे वो शोर होने लगेगा, और आपने कोई एक आर्गुमेंट दिया और उस पर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है तो आपको लग रहा है पता नहीं आपका आर्गुमेंट वो जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा संकट है जिसमें कि जूम कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई भी ऑनलाइन वो विकल्प नहीं। हाँ, जैसा मैंने कहा कि टेक्निक का यूज, जो टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो बहुत जरूरी है। वो आप उसका इस्तेमाल जब है वो क्लासरूम टीचिंग के लिए करते हैं तो वो इम्प्रूव करता है, इम्प्रूवमेंट है। मतलब हम लोग तो ये मान के चलते हैं कि जितना आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर क्लासरूम टीचिंग को आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे। लेकिन वो विकल्प नहीं हो सकता, मतलब इसका वो अगर विकल्प बनाने की कोशिश है तो उसका इरादा कुछ और है, और जो इरादा स्वाभाविक है इसी चीज को लेके। साम्राज्यवाद शिक्षा देना चाहता है, बिल्कुल। वो क्यों शिक्षा देना चाहेगा कॉमरेड? वो लेबर बनाना चाहता है। उसको जिस तरह साम्राज्यवाद को जिस तरह के मजदूर की जरूरत है, यस मैन की जरूरत है,
शिक्षा का जो मतलब है आलोचनात्मक विवेक, वैज्ञानिक नजरिया, वो नहीं है, बल्कि अब तो शिक्षा का मतलब होता है वोकेशनल एजुकेशन। और मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि शिक्षा का जो मीनिंग, कई लोग बोलते हैं कि देखो मैकाले की शिक्षा नीति, मैकाले की शिक्षा नीति, और ये कहते हुए गाली देते हैं कि ये तो जो शिक्षा नीति अभी चली आ रही है वो तो साम्राज्यवादियों की है, और ये खास करके आरएसएस वाले बोलते हैं। और उनकी भाषा बाकी लोग भी बोलने लग गए हैं, क्योंकि साम्राज्यवाद का विरोध जो है वो तो सब हम लोग भी करते हैं। तो साम्राज्यवाद का विरोध करने के नाम पर हम भी मैकाले की शिक्षा नीति के खिलाफ। मैकाले की नीति जो भी रही हो, वो जो भी सोच के आया हो कि हमें क्लर्क बनाना है, ये एक स्थिति थी। वो ये भी था कि वो भारतीयों को में आत्मविश्वास पैदा न होने पाए, इसकी भी कोशिश उसकी रही हो। लेकिन ये भी एक सच है कि ये जो सार्वभौमिक शिक्षा, जिसको हम सार्वभौमिक शिक्षा कह रहे हैं, वो शिक्षा वो यूरोप से अंग्रेजों के ही माध्यम से आई। आज जो स्कूल है, कॉलेज है, वो क्या है? वो सार्वभौमिक शिक्षा है। सार्वभौमिक मतलब वह ज्ञान जो पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं है कि वो भारतीय ज्ञान है। हाँ, आजकल बड़ा वैदिक ज्ञान, भारतीय ज्ञान, भारतीय शिक्षा, ये भारतीय शिक्षा नहीं है, ये सार्वभौमिक शिक्षा है। भारतीय शिक्षा है ये कि ब्राह्मणों को शस्त्र का शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, क्षत्रियों को शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए, और बाकियों के लिए स्किल इंडिया। स्किल इंडिया मतलब लोहार का बेटा लुहार, चमार का बेटा चमार, और कुम्हार का बेटा कुम्हार। हाँ, ये है स्किल इंडिया, ये है भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा के बजाय ये जो सार्वभौमिक शिक्षा है, जहां भारतीय शिक्षा में और लड़कियों के, औरतों के अगर कान में चला गया वेद तो कान में ये डाल दो, शीशा डाल दो, ये है भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा है कि कोई भी शूद्र जो है वो न पढ़े, एकलव्य पढ़ ले तो उसका अंगूठा काट लो। हाँ, शंभूक अगर तपस्या करने लग जाए तो उसका गला काट दो। तो ये शंभूक और एकलव्य को जो शिक्षा से बहिष्कृत करने वाली शिक्षा नहीं है, यह सार्वभौमिक शिक्षा है जो सबके लिए है, एक समान शिक्षा है। और इसी से मिलता है सार्वभौमिक मूल्य, वह मूल्य जो सार्वभौमिक ज्ञान पर आधारित है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि आप अगर पानी को जानना है आपको, तो आपको जानना पड़ेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है। ये नॉलेज है, ये ज्ञान है। अब ये ज्ञान भारतीय ज्ञान नहीं है, ये सार्वभौमिक ज्ञान है। अमेरिका में भी यही पानी का बनाने का यही प्रविधि है। हाँ, इंग्लैंड में भी यही प्रविधि है जो भारत में है। और इसको जान लेना, इस प्रोसेस को जान लेना, यही ज्ञान है, यही सार्वभौमिक ज्ञान है। तो जो सार्वभौमिक ज्ञान है, उस ज्ञान को कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी जान सकता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई और हो, समाज का कोई तबका हो, दुनिया का कोई तबका हो, सबके लिए यही ज्ञान है। इसलिए यह सार्वभौमिक ज्ञान है। तो सार्वभौमिक ज्ञान जब होगा, उस शिक्षा से, वह शिक्षा जो सार्वभौमिक ज्ञान पर आधारित हो, तो उससे क्या मूल्य मिलेगा? सार्वभौमिक मूल्य मिलेगा। वह मूल्य जो सबके लिए है। क्या क्या मूल्य है? स्वतंत्रता, समानता। आप कह सकते हैं कि बराबरी गलत है? बराबरी को गलत कह सकते हैं क्या? क्या आप स्वतंत्रता को कहेंगे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, मुझे तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, तुमको नहीं होनी चाहिए? मुझे तो शिक्षा की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन तुमको नहीं होनी चाहिए, ये आप नहीं कह सकते। भारतीय ज्ञान, भारतीय मूल्य ये नहीं है, ये सार्वभौमिक मूल्य है, जो सार्वभौमिक ज्ञान से आता है, सार्वभौमिक शिक्षा से आता है। और इसी से, इस मूल्य से ही हम ऐसा समाज बना सकते हैं जो बराबरी का समाज हो, जो समानता का समाज हो, जो स्वतंत्रता का समाज हो, जिसमें हर किसी की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके। और यहीं से आजादी मिली थी भारत को, इसी ज्ञान से, इसी मूल्य से।
आज सबसे बड़ा हमला भारतीयता के नाम पर इन्हीं सार्वभौमिक ज्ञान और सार्वभौमिक मूल्य पर है, जहां हम एक दुश्मन क्रिएट कर रहे हैं, एक एनिमी क्रिएट कर रहे हैं, और भारतीयता के नाम पर कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर कर रहे हैं। हम राष्ट्रवाद के नाम पर मनुष्य और मनुष्य में फर्क कर रहे हैं। किसी को भी हम देशद्रोही बोल दे रहे हैं। देशद्रोही का मतलब क्या है? तो हम सबको समझना जरूरी है कि ये जो सरकार है, ये शिक्षा तो देना ही नहीं चाहती है ताकि वो इन चीजों को में फंसे ही नहीं। जाति के सवाल पर, धर्म के सवाल पर, लिंग भेद के सवाल पर, जब तक हम इन सार्वभौमिक मूल्य जो है उसके ही आधार पर तय कर सकते हैं कि यह भेदभाव गलत है। जैसे ही हम भारतीय मूल्य पर आएंगे तो हम कहेंगे कि भेदभाव तो होता ही रहा है, सदियों से होता रहा है, ये कोई आज की बात थोड़ी है, तो हम उसको स्वाभाविक मान लेंगे। और यही किया जा रहा है। आप देखें, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से जहर भरा गया है और तबलीगी जमात का नाम लेके जिस तरीके से इस संकट में ये किया गया है, क्या ये शिक्षा है? क्या ये शिक्षा का परिणाम है? और वो अर्नब गोस्वामी से लेके और ये जो तमाम चैनल वाले हैं जिस तरह की बातें करते हैं, वो कौन सा एजुकेशन सिस्टम उसको अलाउ करेगा? तो आप समझ सकते हैं कि ये जो तमाम पूंजी के द्वारा जो एक सिस्टम लाया जा रहा है वो फॉलोअर्स चाहता है, वो शिक्षित समाज नहीं चाहता है। शिक्षित समाज सवाल करेगा, उसमें आलोचनात्मक विवेक होगा, वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात करेगा। और जो ये पूंजीवादी समाज, पूंजीवाद जो है वो का जो नव उदारवादी मॉडल है, उसे वो नहीं चाहिए, उसे फॉलोअर्स चाहिए। आप देखिए आज के डेट में वो इतना बड़ा नेता जिसके जितने फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स मतलब उनके कहते ही जो है ताली बजने लगे, थाली बजने लगे, दिए जलने लगे। और अगर कोई इसका विरोध करता है, कोई नहीं जलाता है, वही हरियाणा है जिसमें कि हमने देखा कि जिसने ताली नहीं बजाई, बल्ब जला दिया, दिया नहीं जलाया, तो उसको मार के जो है उसकी हालत खराब कर दी, देशद्रोही घोषित कर दिया, उसके ऊपर केस ठोक दिया। और वो बंदा ये कह भी नहीं सकता है कि हाँ मेरी मर्जी, मैं नहीं जलाऊंगा। क्यों जलाऊं मैं? मेरी जब मर्जी करेगी तब जलाऊंगा। ये भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि आज उस मानसिकता पर ही हमला कर दिया गया है जो सवाल खड़े करे, जो सवाल पर ही सवाल उठा दिया जा रहा है कि देखो ये तो सवाल कर रहा है, इसका मतलब है ये देशद्रोही है। तो शिक्षा तो साम्राज्यवाद को शिक्षा तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, वो फॉलोअर्स चाहता है और वही देखा जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली को कॉमरेड आप कैसे देखते हैं? इसे क्या ये प्रणाली विकल्प? वो ये बिल्कुल नहीं कॉमरेड, वो उस पर तो मैंने काफी विस्तार से रख भी दिया है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कर ली है। कोई सवाल उस रूप में अभी आ नहीं रहा है, इसलिए मैं अब अपना ये जो है ख़त्म कर रहा हूँ। कोई सवाल हो तो बोलिए, नहीं तो मैं अब ख़त्म करूँ। हाँ विनोद जी। थैंक यू साथियों। हाँ, धन्यवाद आप लोगों ने सुना। आप सभी साथियों को हमारा क्रांतिकारी सलाम। थैंक यू।